महेंद्र मुस्कुराता हुआ जैसे ही नंदिनी के पास पहुंचा, नंदिनी का डर के मारे दिल की धड़कन तेज हो गई और हाथ पैर कांपने लगे। अभी महेंद्र कुछ करता, उसके पहले ही पंचर की दुकान के पास एक कार आकर रुकी, जिसे देखते ही महेंद्र और जय दोनों पहचान गए कि यह किस की कार है। इसलिए वह दोनों चुपचाप फुलवा का हाथ छोड़कर साइड में खड़े हो गए। जैसे ही नंदिनी और फूलवा ने देखा कि कोई गाड़ी आई है और दोनों दूर हुए। उन लोगों ने इसका फायदा उठाते हुए जल्दी से अपनी साइकिल उठाई और वहां से निकल गए। पंचर वाले ने भी एक राहत की सांस ली, क्योंकि वह जानता था कि जय और महेंद्र कितने घटिया हैं। जय और महेंद्र साइकिल से जाते हुए नंदिनी और फुलवा को देख रहे थे। महेंद्र ने मन में सोचते हुए कहा, इतनी खूबसूरत लड़की तो हमने पूरे गांव में अपने नहीं देखी। गांव क्या, सिटी में जाते हैं, वहां भी नहीं देखा। साला छुपा के कहां रखा था इसे। और जय, जो कि फुलवा को देख रहा था, मन में सोचते हुए बोला, साला इसे छोड़ेंगे तो नहीं। अय्यास कैसे बोली हमें, जिस दिन हाथ लगेगी ना उसी दिन मसल के रख देंगे। तभी दोनों की कान में एक आवाज आई, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अब आगे दोनों की नजरें जो साइकिल पर टिकी हुई थी, अचानक आवाज सुनकर दोनों ने मुड़कर देखा। अब तक दोनों को शक था कि यह गाड़ी नील की है, पर जैसे ही उन दोनों ने नील को कार से बाहर निकलते देखा, उन लोग घबराहट में कभी साइकिल को देखते तो कभी कार को देखते। जय ने महेंद्र को कोहनी मारते हुए कहा, यार चाचू तो यहाँ ही आ गए। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का जो नंदिनी के कॉलेज में ही पढ़ता था, उसने नंदिनी को बचपन से देखा था। वह उसे पसंद करता था। उसका नाम विवेक था। वह नंदिनी के घर आया हुआ था। नंदिनी की दादी जो हवेली जा चुकी थी, अपने काम पर इस वक्त घर पर सिर्फ नंदिनी की सौतेली माँ बिंदु थी। विवेक नंदिनी के घर के बाहर अपनी बाइक लेकर आया और उसने अपनी बाइक रोकी और अपनी कॉलर को ठीक किया और बाल ठीक करते हुए मुस्कुराकर पूरे घर को अच्छे से देखा और मन में बोला, बचपन से तुम्हें देखता आ रहा हूं। सोचा था तुम्हें प्रपोज करूंगा, लेकिन हमें पता है तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। ऊपर से वह साला केवल भी तुमको प्रपोज करने वाला है, तो हम इतना रिस्क नहीं ले सकते। तुमसे शादी तो हम ही करेंगे। वैसे दादी ने एक काम बहुत अच्छा किया, तुम्हें मुंह ढकवा कर रखवाती है ताकि तुम्हारी आंखों के सिवा कोई और कुछ न देख सके। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, हाय, यह तो हम ही जानते हैं कि तुम कितनी खूबसूरत हो। चल बेटा, विवेक उस इंसान से मिलते हैं जो तेरी शादी नंदू से करवा सकता है, जो पैसों की भी लालची है और सौतेली भी है। हमें आसानी से नंदिनी मिल जाएगी। इतना सोचते हुए वह अपने बाइक से पूरे एटीट्यूड के साथ उतरा और घर का दरवाजा खटखटाया। बिंदु, जो इस वक्त कुछ खा रही थी, उसने मुंह में भरेगी गुस्से में दरवाजे की तरफ देखते हुए, इस वक्त कौन आ गया है, हमको चैन से खान भी नहीं देगा। इतना सोचते हुए बिंदु उठी और दरवाजा खुलते बोली, कौन है रे मुंहजूसा? विवेक ने जैसे ही बिंदु के मुंह से यह बात सुनी, वह बिंदु को देखते हुए अपने गोगल को ठीक करते हुए बोला, अरे चाची, हम हैं विवेक, वह का है ना? हम आज कोलाज थोड़ा देरी से जाने वाले थे, तो सोचा आपसे मिलते चले। बिंदु ने शक भरी नजर से विवेक को देखा और कहा, आज चाची की याद कैसे आ गई? तुमको कुछ काम है क्या, बताओ, या कुछ खबर वबर देना है उस नंदिनी का? विवेक ने बिंदु से कहा, अरे चाची, अंदर तो आने दो कि पूरा दरवाजे पर ही बतिया लोगी। बिंदु ने विवेक को अंदर आने के लिए रास्ता छोड़ दिया। वो जाकर खाट पर बैठे हुए बोला, हमको एक बहुत जरूरी बात करनी है चाची आपसे। बिंदु मुंह में मखाना भरते हुए बोली, हाँ तो बोलो ना, क्या बात करना है? चाची, ऊका है ना, हम नंदिनी को बहुत पसंद करते हैं। बिंदु ने जैसे ही यह बात सुनी, उसके मुंह से मखाना बाहर आ गया और वह चीखते हुए बोली, चल यहां से निकल आया, बड़ा नंदिनी को पसंद करते हैं, भिखारी कहीं का। हम उसका ब्याह वही करेंगे जहां पर हमको बहुत सारा पैसा मिलेगा। विवेक ने बात को संभालते हुए कहा, अरे चाची, चाची, हम जो कह रहे हैं वो तो सुन लो। आपको पैसा ही चाहिए ना? बोलो कितना पैसा लोगी? बिंदु, मैं थोड़ा टाइम सोचा, कम से कम रुपए 1 लाख रुपए। अरे चाची, वह हम देंगे ना आपको 1 लाख रुपया। हाँ तो तेज समझो, फिर तुम्हारे साथ रिश्ता, लेकिन रिश्ता तय होने के पहले हमको रुपए 1 लाख चाहिए। हाँ तो ठीक है, दान रहा हम दोनों के बीच। हम आपको रुपए 1 लाख देंगे और आप अपनी नंदिनी का हाथ हमारे हाथ में देंगी और किसी के हाथ में नहीं देंगी, समझी?
बिंदु इतराते हुए बोली, हाँ हाँ ठीक है, पहले ले तो आ, पैसे उसके बाद बात करते हैं। 1 हफ्ते के अंदर हमें पैसे चाहिए, अगर दे दिया तो 1 हफ्ते के बाद तेरी शादी भी हम तय कर देंगे, उसे नंदिनी के साथ। ठीक है, विवेक ने खुश होते हुए कहा। एकदम ठीक है, हम भी अपने घर में बता देते हैं। बिंदु ने हाँ कहा और विवेक को बाहर का रास्ता दिखा दिया। जैसे ही विवेक बाहर निकला, बिंदु ने दरवाजा उसके मुंह पर जोर से बंद कर दिया। विवेक गुस्से में दरवाजे को उड़ते हुए बोला, बुढ़िया, कहीं की एक बार नंदू हमारी हो जाए, फिर हम बताते हैं तुझे। हम नहीं चाहते कि हमने जो सुना है वह सच हो। आज तो पता ही चल जाएगा कि नंदिनी का कहती है उस लड़के को जो उससे चिपका रहता है कोलाज टाइम में। हम अपनी नंदिनी को अपने हाथों से जाने नहीं दे सकते थे, इसीलिए नंदिनी के कुछ कहने या सुनने के पहले ही हम चाची से बतिया लिए। अब देखते हैं ससुर केवल वाह कैसे हमारी नंदिनी को छीनता है हमसे। बहुत गोल्डन गर्ल करते रहता है ना। अब देखते हैं क्या करता है ससुर। इतना सोचते हुए विवेक सीटी बजाते हुए अपनी बाइक पर जाकर बैठ गया और कोलाज के लिए निकल गया। विवेक, जो कि मैंने पहले भी बताया, वह नंदिनी के कोलाज में पढ़ता है और उसे कोलाज में ही पता चल गया था कि केवल नंदिनी को प्रपोज करने वाला है, क्योंकि केवल, पारस और विवेक एक ही क्लास में है। और जब पारस और केवल एक दूसरे से बात कर रहे थे तो विवेक ने सुन लिया था। वहीं दूसरी तरफ नील महेंद्र और जय के पास आया और बोला, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जय महेंद्र को देखने लगा तो महेंद्र ने नील को देखते हुए कहा, वह भैया क्या है ना, हमारी बाइक की हवा खत्म हुई थी, बस वही भराने आए थे यहाँ तक। आपको तो पता ही है, गांव के बाहर कहीं भी पंचर वाला नहीं है, ना ही हवा भरने वाला है, तो हम यहाँ चले आए। नील ने एक नजर उसकी बाइक को देखा। सचमुच उसकी बाइक से हवा निकल गई थी। जो भरवाने के लिए वह दोनों वहां आए थे, इसीलिए नील ने कुछ नहीं कहा। तभी उसकी नजर साइकिल पर जाती नंदिनी और फुलवा पर पड़ी। उन दोनों की पीठ नील की तरफ थी, इसलिए नील उन दोनों को पहचान नहीं पाया। नील ने महेंद्र और जय को देखते हुए बोला, तुम लोग चलना चाहोगे मेरे साथ? उन दोनों ने नील को देखते हुए कहा, भैया ऊका है ना, अब बाइक तो ठीक हो ही गया है, हम दोनों बाइक से आ जाएंगे, हमको थोड़ा काम भी है। नील ने हमेशा हिलाया और अपनी कार में आकर बैठ गया और वापस हवेली के लिए निकल गया। कॉलेज में पारस और केवल ने प्रपोज करने की पूरी तैयारी कर ली थी। उनका दूसरा लेक्चर भी खत्म होने वाला था। दोनों दूसरे लेक्चर से भी बाहर आ गए और केवल पारस को उदास नजरों से देखते हुए बोला, अरे पारस, लगता है आज यह दोनों नहीं आएंगे। पारस ने भी हाँ में सर हिला दिया। तभी केवल को एक हल्की ठंडक महसूस हुई। जो केवल वापस जाने लगा था, उस एहसास से वह भर गया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह पीछे मुड़कर देखा तो नंदिनी और फुलवा साइकिल से आ रही थी। दोनों को देखते ही केवल खुश हो गया और पारस को देखते हुए बोला, यार दोनों आ गई। पारस ने हाँ में सर हिलाया। क्या विवेक नंदिनी का रुपये 1 लाख 1 हफ्ते में दे पाएगा? क्या केवल अपने प्यार का इजहार आज कर पाएगा? क्या नील अपने माँ बाप को मन पाएगा शादी के लिए? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी ब्रोकन लव। पारस और केवल ने प्रपोज करने की पूरी तैयारी कर ली थी। उनका दूसरा लेक्चर भी खत्म होने वाला था। दोनों दूसरे लेक्चर से भी बाहर आ गए और केवल पारस को उदास नजरों से देखते हुए बोला, अरे पारस, लगता है आज ये दोनों नहीं आएंगे। पारस ने भी हाँ में सर हिला दिया। तभी केवल को एक हल्की ठंडक महसूस हुई। जो केवल वापस जाने लगा था, उस एहसास से वह भर गया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह पीछे मुड़कर देखा तो नंदिनी और फुलवा साइकिल से आ रही थी। दोनों को देखते ही केवल खुश हो गया और पारस को देखते हुए बोला, यार दोनों आ गए। पारस ने हाँ में सर हिलाया। अब आगे। नंदिनी जैसे ही साइकिल से उतरी, केवल उसके पास जल्दी से जाकर बोला, यार नंदू, तुम कहाँ थी? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ। 2 लेक्चर निकल गया और तुम अब जाकर आई हो। नंदिनी ने अपनी आंख बंद की और फिर खोलते हुए कहा, अरे बाबा, हम क्या करते, फुलवा की साइकिल खराब हो गई थी। जैसे ही फुलवा ने अपना नाम सुना, नंदिनी को गुस्से में घूरने लगी। नंदिनी ने कान पकड़कर कहा, सॉरी, अरे माफ कर दे श्रेया। एक्चुअली फुलवा का नाम श्रेया था, पर उसे गांव में सब फुलवा बुलाते थे, इसलिए नंदिनी भी उसे फुलवा ही बुलाती थी।
नंदिनी और फुलवा एक साथ पल्ले बड़े थे, इसीलिए नंदिनी को उसका नाम पता था। पर फुलवा ने नंदिनी को मना किया था कि कॉलेज में उसका नाम नहीं लेगी, पर आदत की वजह से नंदिनी से फुलवा निकल जाता था। फुलवा सुनते ही पारस जोर जोर से हंसने लगा, जिसे देखकर फुलवा चिढ़ गई और चिढ़ते हुए बोली, ए बंदर, चुप रह मगरमच्छ कहीं का। जैसे ही फुलवा ने पारस को मगरमच्छ और बंदर कहा है, पारस को भी गुस्सा आ गया। उसने भी फुलवा को देखते हुए कहा, फुलवा छिपकली। अब तो हद ही हो गई थी पूरे कॉलेज के सामने। पारस ने उसे फुलवा और छिपकली कह दिया था। अब श्रेया का गुस्सा बढ़ गया। उसने पारस के आगे के बाल जोर से पकड़ लिया और उसे जोर जोर से गोल गोल घुमाने लगी। पारस ने फुलवा का हाथ पकड़कर छुड़ाते हुए कहा, अरे छिपकली छोड़ दे, मार ही डालेगी क्या, मुझे चक्कर आने लगे हैं। पर फुलवा कहाँ मानने वाली थी, उसे तो गुस्सा आया था, इसलिए वह पारस के बालों को नोचते हुए गोल गोल घुमा रही थी। यह नजारा देखकर केवल और नंदिनी दोनों सदमे में थे। नंदिनी जल्दी से दौड़ते हुए फुलवा के पास आई और उससे बोली, यार श्रेया छोड़ दे, उस बेचारे को मार ही डालेगी क्या। फुलवा ने गुस्से में नंदिनी को घूरा और कहा, हाँ हाँ मार डालूंगी, इस मगरमच्छ को कब से हमें तंग किए जा रहा है। जब देखो तब मगरमच्छ मुझे छिपकली कहता है, कभी बंदरिया कहता तो कभी कुछ कहता है, अपने आप को समझता क्या है ये। केवल जो दूर से यह तमाशा देखकर मुस्कुरा रहा था, उसे बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन अब फुलवा उसके बालों को और तेज घुमाने लगी। अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, जिसे देखते हुए केवल आगे आया और फुलवा के हाथ से पारस को छुड़ाते हुए बोला, अरे छोड़ दो, वो आज से कुछ नहीं कहेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। इतना कहकर केवल ने फुलवा के हाथ से पारस के बाल छुड़ा दिए। पारस का पैर लड़खड़ाया और वह नीचे गिरने लगा तो केवल ने उसे संभाल लिया और जोर जोर से हंसने लगा। पारस को अभी भी दिन में तारे नजर आ रहे थे और वह बड़बड़ा रहा था, चुड़ैल कहीं की भूतनी। अरे इससे अच्छी तो डायन होती है, ये डायन किसके पल्ले पड़ेगी। इतना कहकर वह बेंच पर जाकर बैठ गया। केवल को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वह हंस नहीं रहा था, क्योंकि वह जानता था वह हंस देगा तो फुलवा फिर गुस्सा हो जाएगी। इसीलिए वह अपने हंसी को कंट्रोल किए हुए पारस के बाजू में बैठ गया और पानी का बोतल निकालकर उसे दे दिया। फुलवा ने गुस्से में नंदिनी को देखा और फिर पैर पटकते हुए वहां से चली गई। जैसे ही फुलवा वहां से गई, केवल जोर जोर से हंसने लगा। नंदिनी को भी हंसी आ गई, वह भी हंसने लगी। नंदिनी जैसे ही हंसने लगी, केवल उसे बड़े प्यार से देखने लगा और साथ में वह भी हंस रहा था। दोनों को ऐसे हंसता देखकर पारस को गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में पानी की पूरी बोतल खत्म कर दी और केवल को देखते हुए कहा, तुझे बहुत हंसी आ रही है ना, मैं भी तुझ पर हंसूंगा एक दिन। और हाँ, तुझे कुछ करना था ना। जैसे ही केवल ने यह बात सुनी, उसने हाँ में सर हिलाया। नंदिनी हंसते हुए बोली, अच्छा केवल हम भी चलते हैं क्लास में, वरना वह तूफान मेल भाग जाएगी। इतना कहकर नंदिनी भी फुलवा के पीछे जाने लगी तो केवल ने नंदिनी को रोक लिया। केवल ने नंदिनी को देखते हुए कहा, नंदू माय गोल्डन गर्ल, मुझे तुमसे कुछ कहना है। नंदिनी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बोलो ना केवल, क्या कहना है। अभी नहीं, कॉलेज छूटने के बाद। नंदिनी ने केवल को देखते हुए कहा, पर उसके बाद तो हमें घर जाना होता है, हमें बहुत काम होता है ना। केवल ने नंदिनी का हाथ पकड़ा तो नंदिनी ने जल्दी से अपना हाथ छुड़ा लिया, जिससे केवल को थोड़ा बुरा लगा। लेकिन फिर सिचुएशन समझते हुए उसने कहा, वह क्या है ना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, उसके लिए थोड़ा टाइम तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। नंदिनी ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, ठीक है, क्लास के बाद मिलती हूँ, अभी हमारा लेक्चर है, हम जा रहे हैं। केवल ने हाँ में सर हिला दिया और नंदिनी और फुलवा दोनों लेक्चर अटेंड करने चली गई। केवल जो उदास होकर नंदिनी को देख रहा था, पारस ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, अब क्या हो गया, अब इतना उदास क्यों हो गया। केवल ने एक नजर पारस को देखकर कहा, यार वो मुझे हाथ तक नहीं पकड़ने देती, तो मुझे प्रपोज क्या करने देगी। पारस जोर से हंसने लगा और बोला, अभी वह तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है जो तुझे उसे छूने देगी, बेवकूफ कहीं का। और तुझे तो खुश होना चाहिए ना, वह तुझे छूने नहीं देती, इसका मतलब किसी को छूने नहीं देती। केवल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बात में पॉइंट तो है। इतना कहकर दोनों अपना लेक्चर अटेंड करने चले गए। यह सारी बातें विवेक सुन रहा था,
विवेक को बहुत गुस्सा आ रहा था, पारस और केवल पर। विवेक मन में सोचते हुए बोला, ससुर हमारे नंदू को छीनेगा, उसको प्रपोज करेगा। अभी हम घर जाकर बताकर आते हैं। चाची को जैसे विवेक आया था वैसे ही वापस बाइक लेकर नंदिनी के घर की तरफ चला गया। दोस्तों, क्या होने वाला है आगे? बिंदु का क्या रिएक्शन होगा जब उसे पता चलेगा कि उसे केवल प्रपोज करने वाला है? और नील के घर वालों का क्या रिएक्शन होगा जब उन्हें पता चलेगा कि नील नंदिनी से शादी करना चाहते हैं? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी ब्रोकन लव। विवेक मन में सोचते हुए बोला, ससुर हमारे नंदू को छीनेगा, उसको प्रपोज करेगा। अभी हम घर जाकर बताकर आते हैं चाची को। जैसे विवेक आया था वैसे ही वापस बाइक लेकर नंदिनी के घर की तरफ चला गया। अब आगे ठाकुर हवेली। उधर हवेली में नील अपने कमरे में बेचैन था। नंदिनी की आंखें, उसकी सादगी और वो मासूमियत नील के दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। वह खिड़की से बाहर देख रहा था, जहां यादों में बस वही थी, नंदिनी। उसने खुद से कहा, नंदिनी, पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं बरसों से तुम्हें जानता हूं। फिर वह नीचे हॉल में गया, जहां उसके अम्मा बाबूजी बैठे थे। नील की अम्मा कलावती ने नील की तरफ देखा। नील जो थोड़ा परेशान लग रहा था, वह मन में सचौते हुए खुद से बोली, यह हमारे लल्ला को हुआ क्या है? ये इतना परेशान काहे दिख रहा है? पर उन्होंने कुछ नहीं पूछा। रघुवीर और वह उठकर वहां से बाहर चली गई। माया ठाकुराइन ने भी नोटिस किया कि नील परेशान है। माया ठाकुराइन ने पूछा, क्या बात है देवर जी, कुछ परेशान लग रहे हो? और मुस्कुराती हुई नील के पास आती है। नील ने गहरी सांस ली और बोला, भाभी, एक लड़की है, वो इस गांव की है, पर उसमें कुछ ऐसा है जो बाकी सब में नहीं है। मैं उसे अपने मन से निकाल नहीं पा रहा। माया थोड़ी हैरान हुई, पर फिर मुस्कुराई। नाम क्या है उस लड़की का? नील ने धीरे से कहा, नंदिनी। कमरे में कुछ पल की खामोशी रही। माया की आंखों में हल्की सी पहचान की झलक आई। कहीं वही तो नहीं, यशोदा की नातिन? नील कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन माया के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह बोली, शायद ये वही रिश्ता है जो भगवान ने पहले से लिखा है। नील ने हैरान होते हुए माया की तरफ देखा और कहा, क्या कहा आपने भाभी? यशोदा काकी की वह नातिन है, आप जानती हैं उसे? नील को इतना खुश देखकर माया मुस्कुराते हुए बोली, अरे देवर जी, थोड़ा रुको तो, अभी हमने खुद नहीं देखा है नंदिनी को। हम आपको बता दें, आज यशोदा काकी उसे लेकर आने वाली थी, पर शायद नहीं ला पाएंगी, कल ले आएंगी। तब तुम देख लेना कि यह वही लड़की है या कोई और, क्योंकि इतना पहले खुश होकर कोई मतलब नहीं है। हो सकता है मैं गलत हूं। अभी तक जो खुशी नील के चेहरे पर दिख रही थी, वह अचानक से गायब हो गई। माया को हंसी आ रही थी नील पर, इसलिए वह हंसते हुए बोली, अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हम हैं ना आपकी भाभी, हम उस लड़की को ढूंढ निकालेंगे। यह सुनते ही नील खुश हो गया और माया को देखते हुए बोला, थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू सो मच। पर दूसरे ही पल उसके चेहरे पर उदासी आ गई। माया ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब क्या हो गया? नील ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर माया भी परेशान हो गई। बिंदु का घर। बाहर हल्की हवा चल रही थी। बिंदु आंगन में बैठकर मूंगफली तोड़ रही थी और मन ही मन पैसे गिनने का सपना देख रही थी। तभी गेट के पास से किसी बाइक की आवाज आई। व्रूम। बिंदु ने माथे पर बल डालते हुए कहा, अब फिर कौन आ गया ससुरे? चैन से बैठने भी नहीं देता कोई। विवेक बाइक से उतरा, चेहरे पर गुस्सा और आंखों में जलन। चाची, उसने ऊंची आवाज में कहा, बड़ी खबर लाया हूं आपके लिए। बिंदु ने बिना देखे कहा, अब क्या हुआ रे? आज सवेरे ही तो 50 बार मिल गया था तू। पैसे लाया क्या? विवेक ने दांत भींचते हुए कहा, पैसे बाद में चाची, पहले सुनिए, आपकी नंदू अब हाथ से निकलने वाली है। बिंदु ने मूंगफली नीचे फेंकी और पलट कर बोली, क्या बकवास कर रहा है तू? विवेक ने पास आकर कहा, वो सिटी वाला छोकरा, हाँ वही, केवल। आज कॉलेज में नंदू से बात कर रहा था। हंस हंस के बातें कर रहे थे और वो फुलवा वाली चुड़ैल बीच में थी। सबके सामने वो उससे नजरें मिला रही थी चाची। बिंदु की आंखें बड़ी हो गईं। क्या? वो छोकरी हमारी नाक कटवाएगी? उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हम तो तेरा रिश्ता पक्का मान बैठे थे और वो वहां किसी और के साथ हंसी ठिठोली कर रही है। विवेक ने चालाक मुस्कान दी।
इसीलिए तो आया हूँ चाची। आप तो बोलिए क्या करना है। हम दोनों मिलके ऐसा जाल बिछाएंगे कि वो केवल तो क्या, उसकी परछाई भी नंदू के पास न जाए। बिंदु ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, जाल तो बिछेगा, पर पहले पैसे चाहिए। 1 हफ्ता बोला था ना तूने, अब 2 दिन में दे दे, नहीं तो भूल जा नंदिनी को। 2 दिन में रुपए चाहिए, वरना हम उस नंदू को ऐसा सबक सिखाएंगे कि कॉलेज का रास्ता भी भूल जाएगी। विवेक ने हल्की मुस्कान दी। रुपए भी आ जाएंगे चाची, और बदला भी। बस आप उसकी आंखों के आगे वो शहर वाला छोकरा आने मत दीजिए। बिंदु ने सिर हिलाया। हम समझ गए बेटा विवेक, अब खेल शुरू होगा। बाहर आसमान में बादल गहराने लगे, हवा और तेज चलने लगी, और शाम का वक्त था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। नंदिनी का कॉलेज छूट चुका था और नंदिनी केवल के बुलाए हुए जगह पर पहुंच चुकी थी। थोड़ी ही दूरी पर फुलवा अपनी साइकिल लिए नंदिनी का इंतजार करने लगी। फुलवा और नंदिनी एक साथ ही जाती थीं, क्योंकि अगर फुलवा पहले घर पहुंच जाएगी तो नंदिनी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए फुलवा उसका इंतजार कर रही थी। नदी के किनारे सूरज की किरणें पानी में सुनहरे रंग बिखेर रही थीं। केवल ने अपनी बाइक किनारे रोकी और कुछ देर तक बस बहते पानी को देखता रहा, जैसे वो अपने दिल की धड़कनें सुन रहा हो। तभी उसे महसूस कि नंदिनी थोड़ा आगे किनारे पर आई हुई है। केवल ने मुड़ के नंदिनी को देखा तो नंदिनी की भी नजर केवल पर पड़ी। नंदिनी और केवल एक दूसरे के पास आने लगे। हल्की गुलाबी ड्रेस में बालों को हवा उड़ा रही थी। वो जैसे ही पास आई, केवल के चेहरे पर मुस्कान आ गई, पर इस बार उसकी आंखों में शरारत नहीं थी। कुछ अलग था, प्यार और डर का मिला जुला एहसास। केवल धीरे से बोला, पता है नंदिनी, जब से तुम्हें पहली बार देखा था कुछ बदल गया है मुझ में। अब धूप भी अच्छी लगती है, बारिश में भी सुकून मिलता है, और जब तुम नहीं होती तो सब खाली लगता है। नंदिनी हंसते हुए बोली, आज क्या बात है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? केवल ने बहुत प्यार से नंदिनी को देखा, उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूं गोल्डन गर्ल तुमसे। नंदिनी मुस्कुराई और बोली, ओहो गोल्डन गर्ल, नॉट बैड नॉट बैड, अच्छा नाम है। अभी नंदिनी इतना कही रही थी कि केवल वो नीचे झुका और जेब से एक छोटा सा व्हाइट रोज निकाला। कोई बड़ा गुलाब नहीं, क्योंकि केवल जानता था कि नंदिनी सादगी पसंद करती है। उसने फूल को दोनों हाथों से पकड़कर कहा, तुमसे कुछ नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूं कि जब मैं तुम्हें देखूं तो तुम मुस्कुरा दो, क्योंकि जब तुम मुस्कुराती हो तो मुझे लगता है मैं जिंदा हूं। हवा में हल्की ठंडक थी। नंदिनी की आंखें भर आईं, पर वो पीछे हट गई। उसने कांपते हुए कहा, केवल तुम ये क्या कह रहे हो? प्लीज ऐसा मत कहो, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और प्लीज दोस्त बनकर रहो। केवल तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे, पर हम ये नहीं कर सकते। केवल हैरानी भरी नजरों से नंदिनी को देखने लगा और खड़ा होते हुए बोला, क्यों नंदू, क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं करती? हम दोनों इतने अच्छे तो दोस्त हैं। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं तुमसे पिछले 3 सालों से प्यार करता हूं नंदू। ये सुनते ही नंदिनी हैरान होकर केवल को देखने लगी। केवल अपनी बात जारी रखते हुए बोला, पर मैं कभी कह नहीं पाया, पर अब और मुझसे इंतजार नहीं होता। इसलिए नंदिनी, आई लव यू, आई रियली लव यू, आई लव यू सो मच। तुम नहीं जानती नंदू, जब सोते जागते उठते बैठते सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ख्याल आता है। जब मैं सुबह उठता हूं तो मेरा मन करता है मैं कब कॉलेज पहुंचूं और तुम्हें देखूं। उसने इतना कहते हुए नंदिनी का हाथ थाम लिया और अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोला, और जिस दिन तुम नहीं आती ऐसा लगता है सब कुछ अधूरा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। उस दिन अब मैं इसे क्या कहूं? यही तो प्यार है ना नंदू। जैसे ही केवल ने नंदिनी का हाथ थामा, मानो नंदिनी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसका दिल जैसे उछलकर बाहर आ जाएगा और उसकी आंखें नम। केवल बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। वह दिल से चाहता था कि नंदिनी उसे अपनाए। नंदिनी अपने हाथों की तरफ देखने लगी और फिर उसने अपनी नजर उठाकर केवल को देखा और अपने आप को मजबूत करते हुए नंदिनी ने एक नजर केवल को देखा और रुंद गले से कहा, तुम्हें पता ही क्या है हमारे बारे में? कितना जानते हो तुम हमें? नंदिनी केवल को ना तो नहीं करना
कहना चाहती थी, पर वह बहुत अच्छी तरह से अपने घर को जानती थी, क्योंकि उसके पिता उसे अपनी बेटी की तरह मानते ही नहीं थे। नंदिनी ने फिर से एक बार केवल को देखते हुए कहा, और हम कितनी खूबसूरत हैं। हम क्यों तुमसे प्यार करेंगे? हमारे पीछे एक लड़का थोड़ी ना। अरे, हजारों लड़के हमारे ऊपर मरते हैं तो तुम में ऐसा क्या है जो हम तुम्हें अपना दिल दे बैठे? इतना कहकर नंदिनी ने अपना चेहरा फेर लिया और अपना हाथ केवल के हाथ से खींच लिया। नंदिनी को ऐसा करना अच्छा नहीं लग रहा था, पर वह नहीं चाहती थी कि केवल कोई उम्मीद रखे उससे। नंदिनी ने फिर एक बार हिम्मत जुटा और कहा, दोस्त हो, दोस्त बनकर रहो और कुछ बनने की कोशिश मत करो। यह कहते हुए नंदिनी की आवाज टूट गई थी। केवल ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा, शायद तुम हाँ कहो। तुम सोच कर बताओ, कल सुबह बता देना, ठीक है? मैं वेट करूंगा। और वो वही फूल नंदिनी के पैरों के पास रखकर चला गया। नंदिनी वहीं खड़ी रही, आंसू हवा में घुलते रहे, पर दिल के अंदर कुछ नया जन्म ले चुका था। नंदिनी के मन में केवल के लिए प्यार ने जगह बना लिया था, लेकिन वह चाहकर भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। नंदिनी ने एक नजर अपने पैरों के पास पड़े हुए गुलाब को देखा और उसके आंखों से आंसू उसकी गाल पर आ गए। क्या करेगी बिंदु नंदिनी के साथ? क्या माया ठकुराइन जो सोच रही है वही सच है? क्या माया नील की शादी नंदिनी से करवा पाएगी? क्या नील अपने अम्मा बाबूजी को मना पाएगा या हो जाएगी शादी शिवानी से? नंदिनी के इनकार के बाद क्या करेगा केवल? सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको, पर उसके लिए सुनते रहिए मेरी कहानी ब्रोकन लव। दोस्तों, रिक्वेस्ट कर रही हूं, प्लीज अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। वैसे मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ, मेरी स्टोरी रोज 12 के पहले आ जाएगी। कभी कभार थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन दोपहर के 12:00 बजे तक आ जाएगी। एक चैप्टर तो जरूर आ जाएगा। दूसरा चैप्टर के लिए मैं सोचूंगी, जैसी डिमांड रहेगी वैसी स्टोरी दूंगी। थैंक यू सो मच। अब